जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का टोटल रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत का टोटल रिवीजन करने वाले हैं। एडुटीरिया का जो 5000 प्लस वाला बुक का आधुनिक भारत का प्रश्न है दोस्तों, आज हम लोग टोटल डिस्कस कर लेंगे। जो पूरा रिवीजन क्लास होगा दोस्तों, इससे आधुनिक भारत का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार सचिवालय का एग्जाम देने वाले हों, या बिहार दरोगा का आगामी परीक्षा देने वाले हों दोस्तों, या एसएससी का जो अभी वर्तमान में एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का, तो उसके लिए भी आपको यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक प्रश्न पूरा रहने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न की बात करें दोस्तों, एडुटीरिया स्मरणीयता तय। देख सकते हैं, भारत एवं यूरोपियन के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा ने पहली बार यूरोप से भारत की खोज की थी। कब की थी? 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज होने वाला है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो भारत में पहले ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मेडा द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत में पहली ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मेडा द्वारा, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, इसने स्टार्ट किया ब्लू वाटर पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया, गोवा को जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली। नेक्स्ट है, डचों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी खोला था। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त किसने दिया था? कहाँ दिया गया था? तो सूरत में दिया गया था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी, तो सूरत में इस तरह की इजाज़त दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ था? डचों एवं अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? वेदरा का युद्ध। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वाडीवास युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वाडीवास युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच वाडीवास युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। नेक्स्ट है, गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। कब किया गया? 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। कब? तो 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया था 1661 में। नेक्स्ट है, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया 1668 में। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया 1668 में। नेक्स्ट है दोस्तों, विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष, तो विदेशी कंपनी पहली थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1498 में स्थापित किया गया। दूसरा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया। तीसरा था डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया। चौथा था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1616 में स्थापित किया गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1664 में स्थापित किया गया। अब चलते हैं दोस्तों, प्रमुख युद्ध वर्ष और उनके संधि जान लेते हैं। प्रमुख युद्ध वर्ष और उनकी संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच
एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ, एलासापल की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ और यह पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ और यह पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, युद्ध वर्ष एवं संधि और गवर्नर जनरल। युद्ध वर्ष, संधि और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। इनके इस समय कौन गवर्नर थे तो नहीं मालूम है। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 के बीच हुआ। मंगलोर की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया। वॉरेन हस्टिंग तभी गवर्नर थे। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 के बीच तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ समाप्त। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की तो मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की तो ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी मुर्शिद कुली खान ने हस्तांतरित की। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया तो मीर कासिम ने। ढाका से मुर्शिदाबाद लाया मुर्शिद कुली खान ने, वहीं मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया मीर कासिम ने। नेक्स्ट है किसने बंगाल के इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की तो बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान द्वारा किया गया। बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। किसके शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया तो अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का भारत को स्वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ। कब हुआ? 1740 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल की ट्रेजेडी तो यह घटना कब हुई थी तो 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेडी हुई थी 20 जून 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो हुआ था सर्वप्रथम हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 23 जून 1757 को। डेट सहित याद रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में डेट सहित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ जो प्रश्न हम लोग डील कर रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है आधुनिक भारत के प्रश्न है जो कि रिपीटेड प्रश्न है। काफ़ी बार प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य। एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ 3 शासक थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ये तीनों गठबंधन में थे और अगला जो जिससे युद्ध हुआ था वह थे अंग्रेज। ये कब युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। पहले प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है तो गुरु नानक को सिख संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस मुगल शासक को समकालीन थे? गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे तो बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु नानक थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन से गुरु थे तो गुरु नानक सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की तो गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। वहीं पूछे गुरु नानक किसके समकालीन थे तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। लंगर व्यवस्था, भोजन निःशुल्क व्यवस्था किसने स्टार्ट किया तो गुरु नानक ने ही स्टार्ट किया। वहीं पूछे गुरुमुखी लिपि, गुरु नानक के जो शिष्य थे गुरु अंगद थे, प्रिय शिष्य थे दोस्तों। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया था। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री जैसे बीबी भानी को कई गांव दान में दिए तो गुरु अमरदास की पुत्री को। गुरु अमरदास की पुत्री को, यानी कि गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी और उसे कई गांव दान में दिए
कौन? मुगल सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने बीबी भानी को, जो कि गुरु अमरदास की पुत्री थी दोस्तों, कई गांव दान में दिए अकबर महान। नेक्स्ट है, किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण कराया? तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया और वहाँ एक जलाशय भी बनवाया। वहाँ एक जलाशय भी बनवाया। वहीं पूछे, अमृतसर में जो है दोस्तों सिख धर्म का गुरुद्वारा बना हुआ है, उस गुरुद्वारा को किसने बनाया? तो ये बनाया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? तो गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त, काफी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है? तो गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे या सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। एक प्रश्न यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। बात करें, सिखों के 10वें गुरु का जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, इन्होंने खुद को सच्चा पादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पादशाह कहा था। इन्होंने यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने को, जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। गुरु गोविंद सिंह ने केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। उन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा की भी रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा की भी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। लाहौर की संधि कब हुई? तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। भैरावाल की संधि कब हुई? तो 22 दिसंबर 1846 को भैरावाल की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे तभी। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1849 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल या वायसराय प्रथम एवं अंतिम। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर कौन थे प्रथम? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। वहीं प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग थे। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है, भारत का गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एक बार देख के याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में द्विवेद शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव में। भारत में द्विवेद शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कौन संधि? इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और दूसरा 16 अगस्त 1765 को हुआ।
नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए उप दीवान मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए उप दीवान राजा सिताब राय को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया। तो बंगाल का उप दीवान था मोहम्मद रजा खान। बिहार का उप दीवान कौन था? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो भारत में द्वैध शासन को लगाया किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रश्न हैं। बात करें दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। अब हम लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा जान लें। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया। वारेन हेस्टिंग के इसने मुगल सम्राट के मिलने के लिए वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया। वारेन हेस्टिंग ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया। वारेन हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की। वारेन हेस्टिंग ने 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने 1784 में। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के समय कोलकाता में प्रथम मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई। वहीं वारेन हेस्टिंग के समय ही संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की गई। जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? बनारस में 1782 में। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन है? तो भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। बात करें 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। नेक्स्ट है, भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवारी व्यवस्था। भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया? तो कर्नल रीड ने। कर्नल रीड ने भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भू राजस्व वसूलने हेतु महालवारी व्यवस्था को किसने लागू किया? तो महालवारी व्यवस्था को लागू किया हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवारी को हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया? अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया? तो सर जॉन सॉर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाया। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। भारत में सहायक संधि द्वारा पहला प्रयोग डुल्पे ने किया। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुल्पे ने किया। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? तो बंगाल का शेर कहा लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर अपने आप को कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, सहायक संधि करने वाले राज्य। सहायक संधि करने वाले राज्य, तो हैदराबाद 1793 में सहायक संधि किया। मैसूर और तंजौर 1799 में सहायक संधि स्वीकार किया। अवध 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया। पेशवा 1802 में सहायक संधि स्वीकार किया। सिंधिया 1804 में सहायक संधि स्वीकार किया। तो एक बार रोक के देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि 1816 में हुई। अंग्रेज और नेपाल सरकार के बीच संगोली की संधि 1816 में हुई। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 26 के बीच। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 के बीच, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। नेक्स्ट है, लॉर्ड बेटिंग के संयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड बेटिंग के संयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को अंत किया था। लॉर्ड बेटिंग ने राजा राम मोहन राय के संयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में धारा 17 के तहत। नेक्स्ट है,
भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो भारत में ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया। भारत में ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। नेक्स्ट है, किसने सिंध के पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो लॉर्ड एलिनबरो ने। लॉर्ड एलिनबरो ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, किसने नरबली प्रथा को प्रतिबंध लगाया? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों की साथ दुर्व्यवहार के आरोप में लगाकर अपने राज्य में मिला लिया? सिक्किम को। कहाँ? सिक्किम को। नेक्स्ट है, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया। डलहौजी ने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच लागू किया 1854 में। डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया 1854 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, डलहौजी ने भारत में पहली बार रेल चलाई 16 अप्रैल 1853 में। डलहौजी ने भारत में पहली रेल चलाई 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट है, डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच प्रथम तार सेवा स्टार्ट किया गया 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की गई 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को स्टार्ट किया गया 1853 में शुरुआत की गई, जिससे उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। जिसमें उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। सर्वप्रथम अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगाया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट का पद लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1858 चार्टर एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1858 में बनाया गया और 1859 में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 के बीच रहा। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 के बीच रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? तो प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वारा प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। 1872 में भारत में सर्वप्रथम बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई? तो अकाल आयोग की नियुक्ति लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में हुई। लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है, इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन ने।
लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, वहीं लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका द्वारा किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया? पायनियर पत्रिका। बात करें दोस्तों, इसी के समय यानी कि लॉर्ड लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। लॉर्ड लिटन के समय में ही सिविल सेवा परीक्षाओं को प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन के समय ही सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया था लिटन ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, हटा दिया लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में। बात करें लॉर्ड रिपन ने ही के ही शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष पुनः कर दिया गया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटाकर 21 से 19 कर दिया था, लेकिन लॉर्ड रिपन के आते ही सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष फिर से कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के समय शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में। कब? 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। लॉर्ड रिपन की ही अध्यक्षता में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, बात करें लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की उपाधि दी। नेक्स्ट है, दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया? तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में लागू किया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय लागू किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हो गई। वहीं पूछे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा पारित किया गया 1909 में, जिसे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्टार्ट किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन किसने किया दोस्तों? तो बंगाल विभाजन किया किसने, आपको कमेंट करके बताना है। और बंगाल विभाजन को रद्द किया किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में, और बंगाल विभाजन को किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अध्यपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कांग्रेस ए मुसलमानों
मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही शिक्षा संबंधी शेंडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सुधार शेंडलर आयोग द्वारा 1917 में हुए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही असहयोग आंदोलन भी हुआ था 1 अगस्त 1920 को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चौड़ा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 के समय मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन का आगमन भारत पर 3 फरवरी 1928 को हुआ, मुंबई पहुंचा था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। वहीं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1942 को 16 अगस्त 1942 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। किसके द्वारा? तो यह इंग्लैंड में होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था। प्रसिद्ध पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रसिद्ध पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। वहीं पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुआ। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य थे, इनमें से ही एक अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। तो माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुआ। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब स्वीकार किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र। आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। पाली गारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। पाली गारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। अहोम विद्रोह असम में हुआ। अहोम विद्रोह असम में हुआ। नेक्स्ट है कोल आंदोलन। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में 1831 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ 1855 से 56 के बीच। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ 1855 से 56 के बीच। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ 1859 से 60 के बीच।
नील विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ 1859 से 60 के बीच। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ 1779 से 1922 के बीच। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ 1899 से 1900 के बीच। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ 1899 से 1900 के बीच। मोपला विद्रोह जो है दोस्तों ये केरल में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह, 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ, मालबार तट पर। नेक्स्ट है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। वहीं 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 की क्रांति हेतु जांच की गठन किया गया पील कमीशन द्वारा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्म स्टोन थे। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्म स्टोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, आरा बिहार जगदीशपुर से थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया नाना साहेब और तात्या टोपे द्वारा। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे द्वारा किया गया। नाना साहेब का सेनापति था तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकार का मत। तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय इतिहासकार वी.डी. सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति जो थी पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? तो टी.आर. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध 1857 की क्रांति को कहा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध कहा, यानी कि धर्म एवं ईसाइयों के विरुद्ध 1857 की क्रांति है। यह किसने कहा? L.E.R. रीज ने। L.E.R. रीज ने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति में यह एक राष्ट्र विद्रोह था। 1857 की क्रांति एक राष्ट्र विद्रोह था। यह किसने कहा? डिज़रायली ने यह कथन कहा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्र विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1912 में। दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा होता है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा होता है। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? तब बाबा गुरुदत्त सिंह ने। बाबा गुरुदत्त सिंह ने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था, जो कि एक जापानी जहाज था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? तो 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का जो स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में।
नेक्स्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1916 में किया। कहाँ? तो चंपारण में। तिनकठिया विद्रोह के तहत ये आंदोलन था, सत्याग्रह था। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? तो बिहार के किसान मित्र राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया था, प्रार्थना किया था। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो राजकुमार शुक्ल के बारे में जॉर्ज एमन ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ होकर 1918 में की। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में किया। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और इस हत्याकांड में जनरल डायर को मदद किसने किया था? तो हंसराज द्वारा उनकी मदद की गई थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी? तो केसर ई हिंद की उपाधि गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का। किसका? हंटर कमीशन का। नेक्स्ट है कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति का गठन किया। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। तो भारत में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। काकोरी की घटना कब हुई थी? यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। वहीं काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन शामिल था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये सब जो थे दोस्तों। बात करें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दिया गया काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण। नेक्स्ट है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। तो दोस्तों आज जो हम लोग देख रहे हैं यह जो सेशन है आधुनिक भारत का सेशन है एडुटीरिया 5000 प्लस बुक का। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो और बिहार सचिवालय का एग्जाम देने वाले हो तो आपको यह सेशन देखना ही होगा, क्योंकि इससे 2 से 4 प्रश्न रहने की संभावना है। तो इसका जो अगला पार्ट है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़िएगा भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।